बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, खलीलुर्रहमान कमर साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है कि मैं कोई लंबी चौड़ी तमीद बांधूँ। मैं डायरेक्ट ही उनसे बातचीत शुरू करता हूँ। खलीलुर्रहमान कमर साहब, आप जैसे जो राइटर हैं, शायर जो हैं, इस वक्त मुल्क में बड़ा मायूसी का आलम है, लेकिन आप बड़े अच्छे तरीके से बोल रहे हैं, लेकिन उम्मीद फिर भी कौम के अंदर नहीं पैदा हो रही। तो चूँकि आपने बड़े बड़े ड्रामे लिखे, फिल्में लिखी हैं, मौजूदा हालात में क्या देखते हैं आप? मौजूदा हालात में मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो मैं झूठी उम्मीदें तो कौम को नहीं दिलाऊंगा। मैं बल्कि डर रहा हूँ कि अगले 10-15 साल में इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट गियर अप कैसे होगी। लोग जो इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। जो हमारे डॉलर पाउंड है मार्केट में, वो ख़रीदेंगे उसको और उसकी प्राइस बढ़ेगी और रुपया गिरेगा उसके सामने। और फॉरेन इन्वेस्टर को हम किस तरह बताएंगे कि हमारे मुल्क में एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होता है, जो आपको यहाँ इन्वेस्ट करने और इन्वेस्टमेंट के बाद एक कॉन्टीन्यूअस पॉलिसी ऑफ इन्वेस्टमेंट में अर्न करने का रूम अवेलेबल करेगा। तो ये ज़रा डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा है। आई डोंट नो, जो लोग जो एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स हैं वो उसका कुछ सोल्यूशन जानते हों। मुझे बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स इसका कोई इमीडिएट सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा। लेकिन खलीलुर्रहमान कमर साहब, आपने कितने अदवार देखे हैं, आपने जमहूरी हुकूमतें देखी हैं, डिक्टेटर देखे हैं, तो क्या समझते हैं ऐसा कोई मायूसी का दौर माजी में भी गुजरा है? नहीं गुजरा, ऐसा दौर नहीं गुजरा। मैं तकलीफ़ में हूँ इस हवाले से। अल्लाह इस कौम के मेरे बशमूर गुनाह माफ़ करे और ये जो सख्त आजमाइश है इसमें से कौम को गुजार दे। लेकिन खलीलुर्रहमान साहब, जब लोग भुट्टो साहब का मामला था, लोग भुट्टो साहब से भी ऐसी मोहब्बत करते थे और जो उनसे मोहब्बत करने वाले थे वो भी कहते थे कि ऐसी आजमाइश हमने नहीं देखी। उस वक्त भी आपको याद? उस वक्त तक वो आजमाइश नहीं देखी थी। तो अब जो लोग इसको विटनेस कर रहे हैं उनको लगता है कि ऐसी आजमाइश नहीं देखी। लेकिन खलील साहब, आप हम जिस लीडर से मोहब्बत कर बैठे हैं, आपको पता है वो बहुत लकी है। मेरी मोहब्बत कभी लीडर से नहीं होती और मैं लोगों को भी मना करता हूँ। मेरी सबसे पहली मोहब्बत अपने मुल्क के साथ है। सही। मुझे जो लगे आदमी ऑनेस्ट है एंड ही और शी कैन सर्व द कंट्री, वो मेरे लिए मोतबर है। सही। क्योंकि आई एम नॉट ए पोलिटिकल मैन। सही। तो मैं उसके लिए खड़ा हो जाता हूँ जो मुझे बंच ऑफ पॉलिटिशियंस में सबसे ज़्यादा देनादार दिखाई देता है। तो टू मी ही इज़ द मोस्ट ऑनेस्ट अवेलेबल पर्सन दिस टाइम। अब सिनारियो क्या डेवलप हो रहे हैं पॉलिटिकल, गॉड नोज बेटर। नहीं, लेकिन एक बात तो आप और मैं भी जानते हैं सर जी, मैं आपसे छोटा हूँ 5-6 साल तकरीबन, तो जिससे मसलन इमरान खान साहब को मैं भी बड़ा दयानतदार समझता हूँ, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि वो बहुत लकी हैं, बेशक क्रिकेट हो या सियासत का मैदान हो। लक देखिए, मैं तो लक मानने वाला आदमी नहीं। मैं तो अल्लाह की ब्लेसिंग को मानता हूँ। ही इज़ ब्लेस्ड गाय। तो मेरा ख्याल है कि वो इस टर्मोइल से निकल जाएगा और मुल्क भी इस टर्मोइल से निकल जाएगा और कहीं ना कहीं तो कोई इक्विलिब्रियम क्रिएट होना है सबके लिए। वो आर्मी हो, वो पॉलिटिशियंस हो, वो अवाम हो, सबके लिए सबसे फोरमोस्ट इम्पोर्टेंट है अपना मुल्क। तो कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकलेगा और एक ऐसा पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा जिसमें मुल्क को बचाने की तरफ ध्यान जाएगा, मुल्क की इकॉनमी को, उसकी पॉलिटिकल कंडीशंस को, उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग को, और ये होगा इंशाल्लाह। एक राइटर की हैसियत से साहब, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब ने पिछले 3 साल में क्या गलतियां की? क्योंकि अगर हम देखिए, मैं उनमें से नहीं हूँ। याद रखिएगा कि हमारी रिवायत है कि कोई आदमी कोई टर्मोइल देख रहा हो तो हम उसको उसकी गलतियां याद दिलाएंगे। मैं उसकी गलतियां उसको उस वक्त याद दिलाया करता था जब वो पावर में था और जब वो बहुत सारे अच्छे काम भी कर रहा था। सही। तो आई एम नॉट दैट काइंड कि मैं बुरा वक्त आया तो मैं बताऊं कि तुमने यहाँ गलती की और तुमने यहाँ गलती की। आई डोंट लाइक दिस।
लेकिन खलील साहब, हमें कौम तो जानना चाहती है, क्योंकि आप कोई छोटी पर्सनैलिटी नहीं है, कि जब खान साहब पावर में थे उस वक्त आपने कौन कौन सी उनकी गलतियों की निशानदेही की थी? मैंने पावर में थे कि मैं कभी भी, जब वो दोबारा पावर में आएंगे या हालात उनके लिए साजगार होंगे, तो मैं लोगों को गलतियां बताने की बजाय, हम सब गलतियां करते हैं, मैं इतना कोई मोतबर आदमी तो नहीं हूँ कि जो गलतियां नहीं करता, तो जो मुझे लगता है वो मैं उनसे शेयर भी करता रहता हूँ, और वो उन्होंने सुनी भी हैं। हालांकि नोइंग दिस के मैंने कोई ना तो इलेक्शन लड़ना है, ना मैं कोई पॉलिटिकल माइंड वाइज वांट माय कंट्री शुड प्रोग्रेस, दैट इज द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माय लाइफ, कि मेरे यहाँ का गरीब आदमी, मेरे यहाँ का हर शख्स चैन की जिंदगी जिए और सुकून की रोटी खाए। दिस इज माय ऑब्जेक्टिव। लेकिन ये तो सर जो मसाइल है ना, कि हमारा आम आदमी चैन की जिंदगी सोए, आबादी हमारी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ तो आम आदमी का कसूर भी है ना। आप जब आबादी बढ़ाने पर जोर देंगे तो आप मुल्क की वसाइल से खेल रहे होंगे, और वो आपने खेला है। सही, वो आपने इतनी रैपिडली खेला है कि हमें लेने के देने पड़ गए हैं। तो इस सारे उसमें खलील साहब, एक राइटर की हैसियत से देखें, कितनी दफा देखिए, इन चीज़ों को मैं एज ए राइटर नहीं सोचता। इन चीज़ों को सबसे पहले, मैं एक अच्छा स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हूँ, मैं उस हवाले से सोचता हूँ। फिर मैं राइटर और इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट और बैंकर होने से बहुत पहले एक बड़ा पक्का पाकिस्तानी हूँ। वो तो हम सब यही कहते तो नहीं कहते, क्या मतलब, आई हैव प्रूवन इट। नहीं, जुमला गलत है मेरे हवाले से, तो आई हैव प्रूवन इट। नहीं, मैं इसमें कुछ शक वाली बात नहीं है खलील साहब, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इससे पहले चूंकि आपकी जो परफॉर्मेंस रही, कई दफ़ा आपको, मैंने आपके इंटरव्यू सुने हैं कि आपको बैरून मुल्क काम करने का बड़ा ऑफर हुई, तो इस मौजूदा हालात में कभी आपका दिल चाहे कि यार छोड़ो यार, बाहर जाके काम कर? अल्लाह ना करे ऐसा कोई वक्त आए, अल्लाह ना करे कि मुझे अपनी मिट्टी को छोड़कर कहीं जाना पड़े। लेकिन अभी एक ताज़ा तरीन इंटरव्यू में मैंने आपका सुना, मैंने बताया कि बच्चों का प्रेशर है। हाँ। वो जाहिर है इन हालात से बहुत मायूस हैं, और लेकिन वो देखिए, वक्त तय करेगा कि मेरी अंदर की हुब्बुल वतनी उस प्रेशर के नीचे आके दब जाती है या वो हावर कर जाती है, और मैं उनको समझाने जोगा हो जाता हूँ। तो आजकल सर जी कोई नया प्रोजेक्ट जिस पे आप काम कर रहे हो? कोई, मैं मंटो नहीं हूँ, जेंटलमैन, ये दोनों प्रोजेक्ट वन आफ्टर अनदर जून और जुलाई में सेट पर जा रहे हैं। लेकिन ये जो सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है, जिसको प्रोजेक्ट इमरान का भी नाम दिया जाता है, ये तो बजाते खुद एक पाकिस्तान के हवाले से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इस पे नहीं कोई लिखेंगे आप? इस पे चलाएगा कौन? चैनल है आपका कोई? सर हालात ऐसे पैदा हो ही जाएंगे। और क्या आप दुनिया में, कौन सी दुनिया में रहते हैं आप, जब सर आपको नहीं पता इन चीज़ों का। अच्छा, ये सर जो हालात पॉलिटिकली जो पैदा हुए हैं, कोई डायरेक्ट आपको भी कोई थ्रेट श्रेट आया सर जी नामालूम अफराद का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सर जी, जो आफ्ताब साहब और या मकबूल जान साहब के साथ जो कुछ हुआ, नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। कलमकारों के साथ, मोटिवेशनल स्पीकर्स के साथ, दीनी हवालों से लोगों को गाइड करने वाले लोगों के साथ, ये नहीं होना चाहिए था। ज़बान को बंद करने की रस्म जो है बुरी है। मेरे ख्याल है सर, कोई लोग गाइड करने वाले ना भी हों, इंसान हो, उसके साथ भी नहीं होना चाहिए। जैसे जिले शाह जो है वो एक पॉलिटिकल वर्कर था, उसके साथ हुआ, वो भी नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तो खलील रहमान साहब, ये भी बताइए कि जिस तरह इमरान खान साहब के हवाले से आपने कहा कि आपको वो बंदा बड़ा अच्छा लगता है जो ईमानदार हो, जो मुल्क को सर्व कर सकता हो, इससे पहले आप किसी पॉलिटिशियन से मुतासर रहे? जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था। मेरे वालिद साहब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन थे अपने इलाके के, तो हमारी तो रगों में पीपल्स पार्टी दौड़ा करती थी। वो बेनज़ीर साहबा, अल्लाह उनको गरीब रहमत करे, शहीद बीबी के इंतकाल के बाद मैंने पीपल्स पार्टी को छोड़ा है, वरना आई ऑलवेज वोटेड फॉर पीपल्स पार्टी। तो अभी कोई आपको पीपल्स पार्टी से उम्मीद नजर नहीं आती कि वो भुट्टो वाला? आती तो मैं कहीं और सोचता भी नहीं। नहीं, इमरान खान ने तो रंग ऐसा चढ़ाया ना सर जी कि बहुत सारे लोग जो है पीपल्स पार्टी रंग चढ़ाना क्या होता है? रंग ये होता है कि सर जी, मसलन उन्होंने एक्ट करके दिखाया और
वैसे भी किसी भी सियासतदान को देखें तो इमरान खान ने सियासत के अलावा भी इतना डिलीवर किया है। यस, तो इस वजह से लोग जो है यस यस उनको पसंद करते हैं। बहुत सारे कारनामे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है विच आई लाइक कि वो मिट्टी में से जुड़ा हुआ है, छोड़कर भागा नहीं है। वरना इस किस्म के हालात में हमारे पास मिसालें ये हैं, हाँ जी, कि लोग छोड़कर भाग गए हैं। बिल्कुल सही बात, रातों रात बाहर चले गए। देखिए खलील साहब, जो हालात पैदा हो गए हैं कि इमरान खान, वैसे कहा भी जाता है कि हिकमत अमली के तहत, आपको याद है कि भुट्टो साहब को जब फांसी होगी तो लोग हमने कहते सुने कि काश भुट्टो साहब बाहर चले जाते। उनको भी कहा गया था कि बाहर चले जाएं, बैरूनी दुनिया के लीडर उनको मांग रहे थे, लेकिन वो नहीं गए। अब इमरान खान साहब हैं तो इन्हें कुछ वक्त के लिए इधर उधर हो नहीं जाना चाहिए। एक राय आपकी क्या है? वैसे मुझे नहीं समझ आ रही मुझे क्या जवाब देना चाहिए इसका। और दिस इज फर्स्ट एवर टाइम इन माई लाइफ कि मेरे पास किसी इस सवाल का जवाब नहीं। मैं वैसे अल्लाह के यहाँ से मैं दुआ करता रहता हूँ कि या अल्लाह वो यहाँ हो या जहाँ भी हो, अल्लाह उनको महफूज रखे। अल्लाह पाकिस्तान के हर शख्स को महफूज रखे। लेकिन सर एक अल्लाह पाकिस्तान के हर शख्स को महफूज रखे बशमूल इमरान खान साहब। लेकिन उनकी पोजीशन, लेकिन क्या रह जाता है, पहले ये दुआ कीजिए, पहले मजमूई दुआ कीजिए। सर वो तो पाकिस्तान में हर पैदा होने वाला शख्स इंपॉर्टेंट है, सही, इक्वली जैसे इमरान खान साहब इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कोई और लीडर इंपॉर्टेंट है, उन सब के लिए दुआ कीजिए। सही, हाँ, अल्लाह उनको भी जिंदगी से दे एंड ही शुड कम अप और परफॉर्म। अल्लाह ताला उनको तौफीक दे कि वो जो नजरियाती तौर पे जितने मैं ऑनेस्ट उनको समझता हूँ, ही शुड कम एंड डिलीवर इट टू द कंट्री। तो खलील साहब, जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं ख़ास तौर पे ड्रामों के हवाले से, फिल्मों के हवाले से, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बजाते खुद उन्होंने बड़ी स्ट्रगल थी, उस हवाले से भी कभी आपके ज़हन में आया कि ये भाई मुझे वो चैनल मिलवा दो, मैं लिख देता हूँ। आप कौन सी दुनिया में रहते हैं? यहाँ कोई चैनल ऐसा नहीं है जो इस किस्म के ड्रामे चला दे। हाँ? लेकिन अब तो सर जी यूट्यूब आ गया, बहुत कुछ आ गया। यूट्यूब पे तो हमें पैसा खर्च करना पड़ता है जेब से, तो इतनी कुर्बानी तो हम नहीं देने वाले। यूट्यूब सर कमा के भी बहुत देते हैं। वो तो बाद की बात है, कमाएगा। चैनल पे तो हमें डायरेक्ट पता चल जाता है ना कि इतने लगाए इतने मिल जाएंगे। सही, तो कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? सही कहा आपने। हाँ, नहीं लेकिन सर जी अब तो यूट्यूब अच्छा खासा एक वो कारखाना बन गया। सर इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। यूट्यूब पे इस तरह के ड्रामे नहीं चलाए जा सकते। लेकिन मैं ये समझता हूँ सर जी, जितना आपका टैलेंट है वो अगर आपने पॉलिटिकल हवाले से टैलेंट जरा दो पानियां दी मारे। हाँ। खलील साहब, जब आप बैंकर थे उस वक्त भी आप कुछ ये ड्रामे वगैरह लिखा करते थे? मैं बैंकर बीच में बना हूँ, मैं बेसिकली राइटर था। अच्छा, मेरे मालूमात आपकी मालूमात इस हवाले से गलत हैं। मैं 7 साल का था जब से लिख रहा हूँ, 11 साल की उम्र से छप रहा हूँ, 13 साल की उम्र से पैसे कमा रहा हूँ लिखने के। फिर अब्बा और अम्मी की डांट डपट और मार, उसने मुझे रिएक्ट करवाया मुझसे, और फिर मैंने 15 साल उर्दू बोली पढ़ी लिखी नहीं है। सही, मैं सिर्फ अंग्रेजी लिखा करता था, अंग्रेजी बोला करता था। और उस इन द मीन टाइम आई बिकेम अ बैंकर। इस दौरान ही? हाँ, उस दौरानिए में। एंड देन आई सर्व्ड बैंक फॉर अबाउट 11 years। सही। आई रिजाइन फ्रॉम बैंक ऑफ पंजाब व्हेन आई वाज वाइस प्रेसिडेंट देयर, और फिर मैंने शोबिज़ एक्सक्लूसिवली ज्वाइन कर लिया। तो खलील साहब, जो शुरू में आपने लिखा 7 साल की उम्र में, ये मजमून वगैरह जो हम लिखते हैं, कह दे अरे भाई ये मजमून छोटे थे उस खलील रहमान कमर, जो अल्लाह ने उसको दिया हुआ था। मिसाल के तौर पर मैं अक्सर आप बताता रहता हूँ, मेरा एक बड़ा मशहूर गाना है, तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था। सही। उसके पहले जो 2 अशार है ना, लफ्ज़ कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, हाँ जी, तूने जब आखिरी ख़त मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा। ये मैंने 9th क्लास में लिखे थे ये 2 अशार। यकीन मानो मेरे लिए तो नई बात इसलिए तो मेरे लिए भी नई बात है इसलिए कि मैंने देखा ही नहीं है। ये अल्लाह की देन है, जिसको दे दे। किसी की लात लम्मी कर दो तो तुसी रोक सकते हो ना। सही गल। किसी को पूछ ला दो तो रोक सकते हो। वो अल्लाह भाई, वो कौन कहता हो जाता है। तो खलील साहब, जो आपने फिल्में बनाई उनमें सबसे अच्छी फिल्म आपको कौन सी लगी? देखिए, मैंने तो सारी अच्छी करके लिखी हुई। ये तो मैं कंपैरिजन कभी कर ही नहीं सका। बिजनेस के हवाले से कुछ फिल्में
टॉप रेटेड हैं, कुछ बिजनेस नहीं कर पाई। सही है। हाँ, लेकिन आपको तवक्को थी उनसे अच्छे बिजनेस की। या हाँ अच्छे लेकिन ये जो अपना खलील रहमान साहब आपका ये ड्रामा जो था मेरे पास तुम हो, इस ये तो ब्लॉकबस्टर था। इसके बाद तो मेरा ख्याल ऐसा लगता है लंडा बाजार मेरा बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर था, वो इससे भी बड़ा ब्लॉकबस्टर था। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था। हाँ जी। वरना लंडा बाजार इससे भी बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। मैं मर गई शौकत अली बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। लव लाइफ ऑफ लाहौर बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। बूटा फ्रॉम टोबा टेक्शन बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। प्यारे अफजल बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर था। सदके तुम्हारे बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर था। वो तो अल्लाह ने बहुत सारी चीजें दी है मुझे। लेकिन ये सोशल मीडिया की वजह से ऐसा सोशल मीडिया की वजह से इसको बहुत हाइप भी नहीं। और दूसरा वो फेमिनिस्टों को कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का मौका मिला। तो पहले मैं समझता था क्यों कर रही है, फिर मैंने कहा अच्छा करा है, करेंगे, इनको चाहिए कि तबीयत साफ हो जाए। लेकिन अब सर जी ये चूंकि ऐसा लगता है कि ये मेरे पास तुम जो है इसकी इतनी पजीराई हुई है कि जैसे इसके बाद जिस तरह मौला जट के बाद मौला जट नहीं बन सकी ना, ऐसे लगता है। ये सवाल आप जैसे एक जर्नलिस्ट ने मुझे बूटा फ्रॉम टोबा टेक्शन पर किया था। अच्छा। उन्होंने कहा खलील साहब के नॉर्मली यही होता है कि एक बहुत बड़ी हिट मिल जाती है, तो अब इसके बाद क्या करेंगे। तो तब भी मैंने ये जवाब दिया था, 1998 की बात है। मैंने कहा तुम मुझे देख रहे हो, मेरे देने वाले को नहीं देख रहे। सुभान अल्लाह। अच्छा खलील साहब, ये जो हमारे इंडियन पंजाबी फिल्में बनती हैं वो पंजाब के कल्चर को बड़ा प्रमोट करते हैं। यस, उनको सैल्यूट है मेरी तरफ से। और हमारे यहाँ तो जो फिल्म में दिखाया जाता है हमारा कल्चर ही नहीं। वो सैल्यूट वापस। देखिए मैंने 2 पंजाबी फिल्में लिखी हैं, एक निकी जी हाँ और एक चना सची मुची। दोनों में पंजाब का कल्चर है। हाँ जी, निक्की जहाँ मैंने देखी उसमें पंजाब का टच नजर आया। एब्सोल्युटली टच था। लेकिन वो जो मादरी जबान दिखाते हैं ना इंडिया वाले, और फिर वेड़े जी जी मैंने कहा मैं उनको सैल्यूट पेश करता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ सर ये सैल्यूट कब पैदा होगा? वैसे पता नहीं कब होगा, जब गैरत आएगी। गैरत का फुकदान जब होता है तो हम अपनी जबान से इनहराफ करते हैं। जो मुतलका लोग हैं उनसे हम बात करते हैं, मुतलका कोई नहीं होता, जबान के हवाले से कोई मुतलका नहीं होता। कौम की गैरत मजमूई गैरत होती है, 4-6 लोगों की गैरत नहीं होती। लेकिन कहा जाता है कि सुल्तान राय के साथ ही हमारा फिल्म इंडस्ट्री फौत हो गई। फिल्म इंडस्ट्री का बिजनेस फौत हो गया। सुल्तान राय साहब ने बहुत वंडरफुल एक्टर, लेकिन जो फिल्में, जो मिजाज फिल्मों का बना वो हमारा कल्चर नहीं था। ये बात दुरुस्त है। लेकिन वो बनाया तो नासिर अदीज एंड कंपनी ने। देखिए नासिर अदीब साहब का क्या कसूर है, मुझे एक बात तो बताइए। नासिर अदीब साहब से कोई फिल्म इस तरह की लिखवाएगा तो वो क्या, ये अब वही बातें ना आप मुझे कह रहे हैं लिख दे तो चैनल पे कौन से चलाऊंगा। इसी तरह राइटर को अगर आप ऑफर ही नहीं करते कोई कि अपना जितना बड़ा विस्टा है उसका उस हिसाब से लिखे, तो उसका क्या कसूर है। नहीं, लेकिन मैंने वैसे नासिर अदीज साहब को फोन करके बड़ा गिला किया जो उन्होंने द लेजेंड ऑफ मौला जट लिखी। मैं कहा जी आपने पहला मौला जट भी मार दिया, इससे तो बेहतर था आप ना लिखते। कहते जी पहले मौला जट के भी लोग कहते थे कि जी ये तो मखौलिया फिल्म थी, अब आपने कह दिया तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ, उसका उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो बड़ा आदमी है, बड़ा राइटर है, वो इससे तो इनकार नहीं कर सकते आप। सही बात है, आप डिफर कर सकते हैं उनसे। हाँ जी, मैंने तो उनको देखा हुआ है सिनेमा में, उनके नाम पर क्रैप होती हुई। सही बात है, तो मैं तो वो भूला ही नहीं हूँ। नहीं, उनमें हम भी मैंने बहुत सारी फिल्में देखी इसलिए कि वो नासिर अदीब साहब की लिखी हुई। सही बात है, डायरेक्टर को तो हम जानते ही नहीं थे। सही बात, डायलॉग जो उन्होंने लिखे वो बड़े जबरदस्त थे। लेकिन अब मेरा ख्याल उसमें दम खम नहीं रहा, या शायद एक्टर भी। आई विल नॉट कमेंट ऑन इट। मैं नासिर, बड़ा आदमी हमेशा बड़ा आदमी होता है। सही है, हाँ। लेकिन बहुत गौर सर बड़े आदमी छोटा काम भी कर देते हैं। अभी उनकी जो फिल्म है, इतनी सुपरहिट फिल्म है वो कौन सी वाली? वो तो मेरी बड़ी फिल्मों के भी अपना तोड़ गई, रिकॉर्ड तोड़ गई। कौन सी वाली? मौला जट, ये लेजेंड ऑफ मौला जट। वो तो सर जी अल्लाह की कसम एक बड़ा ग्रुप उनके साथ है, प्रोपेगेंडा पे फिल्म चली है। वरना मुझे एक बात तो बताइए, प्रोपेगेंडा पे अगर फिल्में चलती तो खुदा के वास्ते बहुत सारी फिल्मों के लिए पीछे बहुत प्रोपेगेंडा था। फिल्म मैंने आई कुडंट वॉच इट, लेकिन पीपल टोल्ड मी कि नासिर अदीब हैज डन द जॉब, बिली हैज डन द जॉब, एक्टर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फिर भाई अपनी फिल्मों को इस तरह रगेदना अच्छी बात नहीं है। नहीं, जो भी कोई बन रहा है, इफ इट इज गोइंग टू बी हिट यू हैव टू, वो क्या कहते हैं, अल्लाह जिसको इज्जत दे उसकी इज्जत कीजिए। लेकिन एक ऑलरेडी तबाह इंडस्ट्री में अगर हम अपनी फिल्मों को गालियां देंगे
नहीं गालियां नहीं देते। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू ना, वो जिन्होंने पैसे दे के मुसलसल देखी है, हाँ जी, तो आप उनके साथ मिलिए ना, वो आपको बताएं। ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको अच्छी नहीं लगी फिल्म, ये आपका राइट है। नहीं लेकिन बीइंग जर्नलिस्ट आपको ये राइट, आप ये जो आर्गुमेंट है आप पब्लिक पर ठोंस नहीं सकते। तो आपको जब भी बात करनी है जनरल पब्लिक की करनी है कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, क्या उन्होंने फिल्म को रिजेक्ट किया? नो, दे लव्ड द फिल्म, दे लॉडेड द फिल्म। प्रोपेगेंडा तो एक शो तक चलता है ना, बाकी तो फिर फिल्म चलती है। सही। तो आपकी कोई ज़ेरे तकमील है पंजाबी फिल्म? आप नहीं, अभी नहीं सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। हम एक तो आए ऐसे वक्त पे, लेकिन इसके बावजूद आपने वक्त दिया। तो नाज़रीन, जनाब खलीलुर रहमान कमर साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें वक्त दिया। ये चूँकि हमने इनको टाइम ही हमने सियासी इंटरव्यू के तौर पे लिया था, तो इंशाल्लाह आइंदा भी इनको हम तकलीफ देते रहेंगे। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।